नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में भूगोल के 100 क्वेश्चंस जो भूगोल के होंगे हम इस वीडियो में कवरेज करेंगे। और प्रश्न ऐसा होगा जो ज़रूरी ही है। जब तक ये सब प्रश्नों को आपको लगभग कंठस्थ जैसा प्रश्न मतलब याद ना हो जाए, तब तक ये बहुत ज़रूरी है जो हम इस स्लाइड में इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, वॉच कीजिए। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए नहीं, वॉच कीजिए कि आप देखिए, आप लोग मतलब ये तय कीजिए कि हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं। जब फ़ायदा नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन लग रहा है कि हमें ये चीज़ जो कन्फ्यूज करता है वो चीज़ हमें मिल गया है, और इसको याद रखने से, डेटा से हमको एग्ज़ाम में तैयारी हो पाएगा। तो आप जो है कि अपने हिसाब से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितना होगा। तो 32,87,263 किलोमीटर होता है पूरा भारत का, यदि एरिया देखा जाए तो। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि भारत का स्थान देखा जाए तो 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां आता है। और यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो हम कह सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं 3, 2, 1, 4, ऐसे याद कर लेंगे। उत्तर से दक्षिण है ना, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर जो है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम मतलब इस तरह से है ना, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 29-33 है। 29 के बाद 30 आएगा, 30, 31, 32, यानी 29 में हम 4 जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा। 29, 4, 33 है ना, 29, 33 याद रखेंगे। और 32, 14 जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो दक्षिणतम बिंदु जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम कहने का मतलब है कि अंडमान निकोबार है ना, तो ये दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। और इंदिरा कोल जो बोल रहे हैं वो लद्दाख में है ना। सबसे उत्तर में क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल, जो एग्जाम्स में आते हैं। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है। उसके बाद भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई देखा जाए, स्थलीय सीमा जो स्थल से जुड़ा हुआ है स्पेशल, तो 15,200 किलोमीटर हो जाता है। 15,200 किलोमीटर हो जाता है स्थलीय सीमा की लंबाई। यदि हम बात करें मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर होता है। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई देखेंगे तो 6100 किलोमीटर होता है। द्वीपों सहित अगर द्वीप को भी सम्मिलित किया जाए तो थोड़ा सा डेटा बढ़ जाता है और हो जाता है 75-16 हो जाता है। 75-16 हो जाता है। यदि हम द्वीपों को सम्मिलित करेंगे तो 75-16 याद रखेंगे। 75-16 हो जाता है किलोमीटर। पहले क्या है, 6100 किलोमीटर लंबाई है। और जब हम द्वीप के जो तटीय लाइन को जोड़ते हैं, रेखा को जोड़ते हैं, तो फिर हम बढ़ा करके 75-16 किलोमीटर पूरा हो जाता है। आगे भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हैं, यानी भारत के राज्य जो है कितने पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हैं? तो 16 और 2 में जोड़ा, यानी 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी। आगे है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है?
सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन कहते हैं। और यही भारत और पाकिस्तान की सीमा को कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। और डुरंड जो है दो देशों के बीच है, भारत और अफगानिस्तान, है ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? डुरंड लाइन कहेंगे। नेक्स्ट, आदम का पुल, यानी कि इसी को कहा जाता है राम सेतु। आदम का पुल किन दो देशों के बीच है? तो बोलेंगे भारत और श्रीलंका के बीच है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा 8 राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है ना। 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यहाँ पर है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। और जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पर है भारत की मानक समय और ग्रीनविच के बीच कितना का अंतर है? 5.5 घंटा आगे, है ना, 5.5 घंटा आगे। आगे है म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन है? म्यांमार की सीमा से भारतीय राज्य कौन कौन सटा है? तो पहले बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश तो है ही, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम भी है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय फोल्ड माउंट यानी वलित पर्वत के उदाहरण है। सबसे पुरानी पर्वत कौन है? तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वो कंचनजंगा है ना, सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी के का नाम आएगा तो K2, गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की वो सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनामुडी है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। क्या है? डोडा बेटा। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ है? MP में, है ना। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी। नेक्स्ट आगे निकलेंगे हम। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां स्थित है मेघालय में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। जो जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। मतलब हम इस प्रकार से प्रश्न को अरेंज किए हैं कि यदि एक वीडियो को देख करके अगर प्रश्न को सही तरीका से याद रख लिया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है कोई भी एग्जाम्स के लिए। ऐसे तो इस चैनल पर SSC, रेलवे और बिहार एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स के लिए विशेष रूप से तैयार करवाने का लक्ष्य है। और लेकिन जो वनडे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हर प्रश्न का भूगोल से हो तो प्रश्न देखने के लिए मिलता है। शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। और काराकोरम दर्रा कहाँ? काराकोरम, तो कहेंगे कि लद्दाख में काराकोरम दर्रा है। पश्चिमी घाट को और के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से क्या करा जाता है? जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी, जिसकी लंबाई क्या है? 25 किलोमीटर, याद रखेंगे, यानी 2525 किलोमीटर। उसके बाद है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर क्या बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलेगा और देवप्रयाग का निर्माण करता है, मिलकर गंगा बनाती है। कहाँ पर? यानी देवप्रयाग में दोनों मिलेगा और गंगा बनाएगा। यानी गंगा बनने से पहले क्या है? अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों एक जगह कनेक्ट करता है, तब बनता है गंगा नदी। वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? वृद्ध गंगा
या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को कहा जाता है। यदि यही प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा, गंगा किसे कहा जाता है, तो यहाँ की लगने से याद हो जाएगा कावेरी, कावेरी याद रखना है ना, कावेरी है। उसके बाद भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है क्या नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद होता है। उसके बाद है जहां गिरता है ना वहां पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में शांगपो के नाम से जाना जाता है। यदि इंग्लिश में इसको देखेंगे तो टी साइलेंट होता है, शांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र है जो बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, है ना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और यही ब्रह्मपुत्र नदी को यदि देखा जाए तो तिब्बत मतलब चीन में क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। हमारे यहाँ भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है। गंगा हमारे यहाँ गंगा है तो बांग्लादेश के लिए यही गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो कहा जाता है क्या, पद्मा। उसके बाद है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कहेंगे कि कोसी नदी को। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है, यदि ओडिशा का शोक पूछा जाए तो महानदी का आंसर होना चाहिए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक में है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब वो कोई छोड़ने वाला, अगर याद तैयारी कर रहा है तो कोई छोड़ने वाला प्रश्न इसमें से नहीं है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है ना, नर्मदा इस नदी पर स्थित है। मानसरोवर झील के पास कौन सा नदियां निकलती है, तो मानसरोवर झील से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है, तो दक्षिण भारत की नदियों के मुख्य जल विभाजन का कार्य करता है पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी घाट, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी पीछे बात की है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, है ना, मीठे पानी की झील जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील ओडिशा में। भारत के सबसे बड़े खारे पानी कहा जाएगा तो चिल्का झील, है ना। मान के चलो खारा पानी खाए पिए जैसे चिल्लाने लगे मतलब चिल्का झील, और मीठा है तो बुलर झील हो जाएगा। और जो चिल्का है वो ओडिशा में है ना। अभी महानदी बात कर रहे थे ना, जो महानदी ओडिशा का शो कहा जाता है। आगे है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत का कहा गया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भारत के कृत्रिम यानी मानव के द्वारा ये झील बनाया गया कृत्रिम झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में है ना, राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। भाखरा नांगल योजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है ना। और उसके बाद है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर। और भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो सतलुज नदी पर है। सांबर झील किस राज्य में है, राजस्थान में। नेक्स्ट हम हर सेक्शन से
2 से 3,000 क्वेश्चन को वन लाइनर तैयार करेंगे। और जब इतना क्वेश्चन हो जाएगा तब हम इसी चैनल पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे, और क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो इसी तरीका से प्रश्न को, जैसे हम अभी प्रश्न को निकाल कर लाए हैं तो आप लोगों के सामने उसी तरह से ऑब्जेक्टिव वाला भी प्रश्न लाएंगे, और वो ऐसा रहेगा जो एग्जाम में देखने के लिए बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा डायरेक्ट। तो टिहरी बांध किस नदी पर, टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर है, तो बोलेंगे भागीरथी और भीलंगना। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है, तो कहेंगे भागीरथी और भीलंगना नदी के अगर मिलाएंगे तो संगम बनेगा, है ना। भागीरथी और भीलंगना को मिलाएंगे तो संगम बनेगा, वही संगम पर क्या है, तो कहेंगे टिहरी बांध है। ये बांध कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद आगे है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बना है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो कई बार प्रश्न पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय यानी मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में। भारत के लेह एक ऐसा एरिया है वहां पर बहुत कम वर्षा होती है, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिन राम मेघालय में। और गारो खासी जयंतिया जो है जो पहाड़ी है वो मेघालय में है। लौटते हुए मानसून किन तट पर वर्षा कराती है, कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में, है ना। जो लौटता है मानसून, उस मानसून से वर्षा कहाँ होता है, तो कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में वर्षा कराती है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। रेगोर मिट्टी किस नाम से जाना जाता है, तो रेगोर मिट्टी का कई बार एग्जाम में पूछा है कि कौन से नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का ही योगदान ज्यादा होता है, काली मिट्टी का योगदान होता है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या होता है, लेटेराइट होता है, जो अम्लीय प्रकार की होती है, और अम्लीय प्रकृति में ही चाय की खेती होती है। जो खेती की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है मिट्टी का नेचर, वो अम्लीय होती है, अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय। और 4.5 से 5.5 यानी पीएच मान होना चाहिए, है ना। इस पीएच मान को कवरेज करता है ना, तो अच्छा माना जाता है चाय की खेती के लिए। उसके बाद है किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं, लेटराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं। लावा के प्रवाह से जब ज्वालामुखी फटता है तो उस समय लावा बाहर निकलता है, और जो लावा बाहर प्रवाहित होता है उससे ठंडा होने के बाद काली मिट्टी बन जाता है। यही काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव कौन से फसल पर देखने के लिए मिला, तो गेहूं और चावल के फसल पर देखने के लिए मिला। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो कहेंगे सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र के लिए प्रचलित है, तो झूम खेती जिसमें क्या होता है कि फसल को काट दिया जाता है, काटने के बाद काटने के बाद उसमें फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। अब कुछ दिन के लिए वो भूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान पर क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। इस तरह से झूम खेती होता है। झूम का अर्थ क्या होता है, एक जगह झूम गए, अब फिर यहाँ पर चल गए, फिर यहाँ पर चल गए, वही तो झूम का अर्थ यही हो रहा है। झूम खेती का मतलब है, यह है जादूगोड़ा झारखंड, है ना। जादूगोड़ा जो है झारखंड, जादूगोड़ा जो है ना एक स्थान है, वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर यूरेनियम ज्यादा मात्रा में मिलता है,
झारखंड के अंदर है जादूगोड़ा, है ना, गोड़ा यूरेनियम का खान है, झारखंड में है स्थित। उसके बाद आगे है कि खेतरी जो राजस्थान के किस लिए प्रसिद्ध है खेतरी, तो कहेंगे खेतरी राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है तांबा के लिए, खेतरी राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और वही पन्ना मध्य प्रदेश में देखा जाए तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड के झरिया में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद कहेंगे, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाए तो कोयम्बटूर कहेंगे, है ना। तो ये कैसे याद करेंगे, कोयम्बटूर को क मान के चलेंगे कि दक्षिण की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा दोनों में कंफ्यूजन होने की संभावना बने रहता है, तो बोलेंगे कि जब दक्षिण में जाएंगे तो कोयम्बटूर, और ऐसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुई, तो कहेंगे फोर्ट ग्लौस्टर में जो कोलकाता में पड़ता है, यही जो है कि पहले मिल वस्त्र जो कलकत्ता में है सूती वस्त्र का मिल स्थापित किया गया था फोर्ट ग्लौस्टर में। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ है, भिलाई रूस की सहायता से है। रूस की तत्कालीन उस समय कहा जाता था रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, तो वही सोवियत संघ भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से क्या है, स्थापित है। नेक्स्ट बात करेंगे राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना है, जो राउरकेला दिखाई दे रहा है, राउरकेला इस्पात, अभी पढ़े भिलाई इस्पात, अब क्या देख रहे हैं, भिलाई के बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना है, तो जर्मनी की सहायता से, और यही देख रहे हैं भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से बना है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो NH नेशनल हाईवे 44 राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, राजमार्ग पूछ रहा है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, NH 44। भारत की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई, तो मुंबई से ठाणे के लिए 53 में बनाया गया, है ना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना, लॉर्ड डलहौजी लिखते हैं, डलहौजी, है ना, डलहौजी के द्वारा किया गया, बिछाने का कार्य डलहौजी के द्वारा किया गया था 1853 में मुंबई से ठाणे। आगे भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये सबसे क्या है, सबसे व्यस्त बंदरगाह है ना, पोर्ट। उसके बाद है कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो केरल के कोचीन बंदरगाह, केरल के मालाबार तट पर स्थित है कोचीन बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जिसको ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे इसका आंसर होगा गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सबसे अधिक जनसंख्या कौन रखा है, तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या रखा है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या देखा जाए तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, और 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहा है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो घनत्व बिहार का रहा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा रहा है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, यानी साक्षरता वाला राज्य और लिंगानुपात वाला राज्य दोनों क्या है, केरल है। और ज्यादा घनत्व वाला राज्य जो है कि बिहार है। घनत्व ज्यादा होने का मतलब एरिया कम है, लोग ज्यादा है ना, ऐसा होता है तो घनत्व बढ़ जाता है। उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, ओडिशा में, कहाँ है, ओडिशा में।
गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है, पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। उसके बाद है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर, है ना। तो लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो हम इस वीडियोज में 100 प्रश्न, 100 को डबल करके मतलब 200 प्रश्न, उससे भी अधिक मान करके चलिए कि प्रश्न है। इसको इस प्रश्न को पूरा अगर कंठस्थ या फिर बेहतर तरीका से अच्छी तरह से अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इन्हीं प्रश्नों से कहीं ना कहीं दूसरे फॉर्मेट में प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न बहुत बेहतर इस वीडियो में रहा। इसी तरह से और हम वीडियो लाएंगे, उसमें सब बेहतर प्रश्न रहेगा। जय हिंद।